Hello friends, welcome back to my channel. And in today's video, we are going to study economic impact of British rule. And it is a part of modern history. And we are doing the Lucent series. So let's start it. Question number 1. Who cited the drain of wealth theory in his book Poverty and Un-British Rule in India? Answer is Dadabhai Naoroji in 1867. तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का उल्लेख किसने किया अपने पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में? आंसर हो जाएगा दादा भाई नारोजी एंड डेट है 1867. क्वेश्चन नंबर 2. हु ब्लेम्ड ब्रिटिश पॉलिसीज फॉर इंडियन इकोनॉमिक इल्स इन इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया? आंसर इज आर सी दत्ता इन 1901. तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखा है? आर सी दत्ता ने. एंड इसमें ब्रिटिश पॉलिसीज को ब्लेम किया गया फॉर इंडियन इकोनॉमिक इल्स बाय आर.सी. दत्ता इन 1901. Question number 3. What does the drain of wealth theory refer to? Answer is a portion of India's national product not available for its people's consumption. तो drain of wealth theory का क्या मतलब था? तो इंडिया का जो टोटल नेशनल प्रोडक्ट था उसका जो पोर्शन अवेलेबल नहीं था पीपल के कंजम्पशन के लिए, वो आपको ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी था. Question number 4. What were the constituents of the drain? Answer is extortion by company servants sending fortunes home, purchasing goods from Bengal's revenue and exporting them called investment, duty-free trade advantage, remittances sent to England, home charges from Indian treasury, heavy interest paid to British investors. Now जो drain था उसका constituents क्या है? Drain यहाँ हो रहा रेफर कर रहा है drain of wealth से फ्रॉम इंडिया. तो इसमें क्या था? जो कंपनी के सर्वेंट्स थे, मींस ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट्स थे, वो यहाँ जो इंडिया का जो फॉर्च्यून था उसे वापस कहाँ भेजते थे? अपने होम में, मतलब इंग्लैंड भेजते थे. उसके बाद जो बंगाल का रेवेन्यू आता था उससे वो गुड्स परचेज करते थे एंड उसको एक्सपोर्ट कर देते थे अपनी कंट्री में, एंड उसको ये कहते थे इन्वेस्टमेंट. देन जो ट्रेड था उसको उन्होंने ड्यूटी फ्री कर रखा था और जो सारा प्रॉफिट आता था वो अपने होमलैंड भेज देते थे. नाउ रेमिटेंसेस सेंट टू इंग्लैंड, इंग्लैंड में जितना भी रेमिटेंस जाता था. नेक्स्ट इज होम चार्जेस फ्रॉम इंडियन ट्रेजरी, इंडियन ट्रेजरी से को चार्ज करके वो अपने देश भेज देते थे. नाउ हैवी इंटरेस्ट पेड टू ब्रिटिश इन्वेस्टर्स, जितने भी ब्रिटिश इन्वेस्टर्स थे उनको हैवी इंटरेस्ट पे किया जाता था. So these were the constituents of the drain of wealth theory. Now question number 5. What were the effects of the drain of wealth? Answer is stunted Indian enterprise, financed capitalism in Britain, kept India as free trade zone, promoted interlocking capitalist firms draining India's resources. तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ा? तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ा. इंडियन एंटरप्राइज की ग्रोथ को रोक दिया गया या स्टंट कर दिया गया. जो ब्रिटेन का कैपिटलिज्म था उसको फाइनेंस किया जाता था. इंडिया को फ्री ट्रेड जोन रखा गया ताकि इन्हें ट्रेड करने में आसानी हो. जितने भी कैपिटलिस्ट फर्म थे जो कि इंडियन रिसोर्सेज को ड्रेन कर रहे थे उनको प्रमोट किया गया अंडर दिस ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी. क्वेश्चन नंबर 6. वेयर एंड व्हेन वाज द परमानेंट सेटलमेंट और द इश्तमारी और स्थायी बंदोबस्त इंट्रोड्यूस्ड? आंसर इज इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा and northern Madras by Lord Cornwallis in 1793. Now permanent settlement, जिसको कि इश्तमारी या फिर स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं, वो कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था? तो वो बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में इंट्रोड्यूस हुआ एंड नॉर्दर्न मद्रास में. किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा. एंड आपको ईयर हो जाएगा 1793. परमानेंट सेटलमेंट इज 1793. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. हु प्लान्ड द परमानेंट सेटलमेंट? आंसर इज जॉन शोर. तो परमानेंट सेटलमेंट को प्लान किसने किया? जॉन शोर ने. Question number 8. Who were declared owners of the land under permanent settlement? Answer is जमींदार्स. तो permanent settlement के अंतर्गत किसे डिक्लेयर किया गया as the owner of the land? लैंड का ओनर किसे माना गया? जमींदार को. Question number 9. What share of revenue did the British get? Answer is 10/11 of revenue collected. तो ब्रिटिश को रेवेन्यू का कितना शेयर मिलता था अंडर द परमानेंट सेटलमेंट? तो 10/11 ऑफ रेवेन्यू जो था वो ब्रिटिश को मिलता था अंडर परमानेंट सेटलमेंट और द इश्तमारी और स्थायी बंदोबस्त. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट शेयर डिड जमींदार्स कीप? आंसर इज 1/11 ऑफ रेवेन्यू. तो जमींदार को कितना शेयर मिलता था अंडर परमानेंट सेटलमेंट? 1/11 ऑफ रेवेन्यू.
Now question number 11. What did zamindars do with ownership? Answer is they exploited the tenants and stayed in towns and it was like absentee landlordism. तो परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार्स को ओनर माना जाता था, तो वो जनरली अपने ओनरशिप के साथ क्या करते थे, वो टेनेंट्स को एक्सप्लॉइट करते थे और वो खुद अपने टाउन्स में रहते थे एंड इट वाज मोर और लाइक एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म. मींस लैंडलॉर्ड ऐसे लैंडलॉर्ड जो अपने लैंड से क्या है, एब्सेंट है एंड ये बस रेवेन्यू कलेक्ट करने आ जाते थे एंड जो टेनेंट्स होते थे मींस जो उनके लैंड पे काम करते थे उनको ये एक्सप्लॉइट करते थे एंड खुद वो रहते थे टाउन्स में. क्वेश्चन नंबर 12. वेयर वॉज द रैतवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड? आंसर इज इन बॉम्बे एंड मद्रास. तो जो रैतवारी सिस्टम था वो कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था? बॉम्बे में और मद्रास में. क्वेश्चन 13. हु रिकमेंडेड द रैतवारी सिस्टम? आंसर इज मुनरो एंड चार्ल्स रीड. तो रैतवारी सिस्टम को किसने रिकमेंड किया था? मुनरो एंड चार्ल्स रीड ने. क्वेश्चन 14. बिटवीन होम was settlement made? Answer is between the government and the रैयत और the cultivator. तो ये जो रैयतवारी सेटलमेंट था वो किसके बीच में सेटलमेंट हुआ था? तो गवर्नमेंट के बीच में एंड रैयत के बीच में जो कि कल्टीवेटर था. क्वेश्चन नंबर 15. फॉर हाउ लॉन्ग वाज रेवेन्यू फिक्स्ड इन रैयतवारी सेटलमेंट? आंसर इज फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 years. नाउ रैयतवारी सेटलमेंट में रेवेन्यू फिक्स कितने सालों तक किया जाता था? तो फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 years. 30 साल से अधिक नहीं होता था, मैक्सिमम 30 years तक. क्वेश्चन 16. ऑन व्हाट बेसिस वाज रेवेन्यू फिक्स्ड? आंसर इज ऑन द साइंटिफिक रेंट थ्योरी ऑफ रिकार्डो बेस्ड ऑन सॉइल क्वालिटी एंड क्रॉप नेचर. तो ये जो रेवेन्यू फिक्स होता था रैयतवारी सेटलमेंट में वो किस बेसिस पे फिक्स होता था? तो रिकार्डो का एक साइंटिफिक थ्योरी था, साइंटिफिक रेंट थ्योरी, एंड ये फिक्स होता था बेस्ड ऑन सॉइल क्वालिटी, जो मिट्टी है उसकी क्वालिटी कैसी है या फिर जो क्रॉप उस पे ग्रो किया जा रहा है उसका नेचर कैसा है, उस बेसिस पे रेवेन्यू फिक्स होता था. नाउ क्वेश्चन 17. व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन कल्टीवेटर्स? आंसर इज दे बिकेम मोर सिक्योर बट फेल इनटू मनी लेंडर्स क्लचेस. तो ये जो रैयतवारी सेटलमेंट था उसका रैयत पे या कल्टीवेटर्स पे क्या इफेक्ट था या क्या असर था? तो वो ज्यादा सिक्योर हो गए लेकिन वो मनी लेंडर्स के चंगुल में फंस जाते थे. नाउ क्वेश्चन 18. व्हाट डिड द गवर्नमेंट बिकम अंडर रैयतवारी? आंसर इज अ बिग जमींदार रिटेनिंग रेवेन्यू राइट्स एंड पावर टू इनहांस इट. तो जो गवर्नमेंट था उसका क्या रोल था रैयतवारी सेटलमेंट के अंडर में? तो गवर्नमेंट एक बड़े जमींदार की तरह काम करने लगा और जितने भी रेवेन्यू राइट्स थे उसे गवर्नमेंट ने रिटेन किया या फिर वो सब गवर्नमेंट के पास थे और गवर्नमेंट को पावर था कि रेवेन्यू राइट्स को इनहांस कर सके या बढ़ा सके. Question number 19. Where was the Mahalwari system introduced? Answer is in Ganges Valley, Northwest Frontier Province, parts of Central India and Punjab. Now Mahalwari system ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ? गैंजेस वैली में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, सेंट्रल इंडिया के कुछ पार्ट्स में एंड पंजाब में. क्वेश्चन नंबर 20. What was it a modification of? Answer is it was a modified version of जमींदारी सेटलमेंट. तो ये जो महलवारी सिस्टम था वो किस चीज का मॉडिफिकेशन था? तो ये जमींदारी सेटलमेंट का मॉडिफाइड वर्जन माना जा सकता है. नाउ क्वेश्चन 21. हाउ वाज द रेवेन्यू सेटल्ड इन महलवारी सिस्टम? सो इट वाज सेटल्ड बाय विलेजेस और एस्टेट विद लैंडलॉर्ड. तो जो रेवेन्यू सेटल होता था महलवारी सिस्टम में वो कैसे होता था? तो विलेज के द्वारा या एस्टेट के द्वारा विद लैंडलॉर्ड्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 22. विथ whom was settlement made in western यूपी? आंसर इज विथ विलेज कम्युनिटीज, दैट इज भाईचारे और महल्स. तो ये जो महलवारी सेटलमेंट था वो किसके साथ किया जाता था वेस्टर्न यूपी में? तो विलेज कम्युनिटी के साथ, जिसको कि भाईचारे या महल भी कह सकते हैं. Question number 23. Was the revenue revised in Mahalwari system? Answer is yes, it was periodically revised. तो महलवारी सिस्टम में जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था तो क्या उसे रिवाइज किया जाता था? आंसर हो जाएगा हाँ, समय समय पे उसे रिवाइज किया जाता था. क्वेश्चन 24. व्हाट इकोनॉमी डिड लैंड सेटलमेंट्स इंट्रोड्यूस? आंसर इज मार्केट इकोनॉमी रिप्लेसिंग कस्टमरी राइट. तो किस तरह के इकोनॉमी को लैंड सेटलमेंट ने इंट्रोड्यूस किया? तो मार्केट इकोनॉमी को. क्वेश्चन 25. व्हाट एक्टिविटी डिड कैश पेमेंट ऑफ रेवेन्यू इनकरेज? आंसर इज मनी लेंडिंग एक्टिविटी. तो रेवेन्यू को कैश में पे किया जाता था, तो इससे कौन से एक्टिविटी को इनकरेज किया गया? तो मनी लेंडिंग एक्टिविटी को, मींस पैसा उधार देने की एक्टिविटी को. क्वेश्चन 26. व्हाट डिड इट शार्पन? आंसर इज सोशल डिफरेंशिएशन. तो ये जो महलवारी सिस्टम आया एंड इसमें कैश में रेवेन्यू पे किया जाता था,
तो इससे किस चीज को धार मिला या किस चीज को शार्पन किया गया? तो सोशल डिफरेंशिएशन को, मीन सोसाइटी में डिफरेंसेस आने लगे, क्योंकि ये मनी लेंडिंग एक्टिविटी को बढ़ावा देता था, तो ऑब्वियसली सोशल डिफरेंशिएशन बढ़ने लगा। क्वेश्चन नंबर 27, हु हैड एक्सेस टू कोर्ट्स टू डिफेंड प्रॉपर्टी? आंसर इज द रिच। तो कोर्ट का एक्सेस किसके पास था अपने प्रॉपर्टी को डिफेंड करने के लिए? तो जो अमीर लोग थे उनके पास था। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट डिड फोर्सिबल ग्रोइंग ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स कॉज? आंसर इज peasants had to buy food grains at high prices and sell cash crops cheaply. तो कमर्शियल क्रॉप्स को फोर्सिबली ग्रो कराया जाता था, तो उससे क्या होने लगा? तो पेजेंट्स जो थे, जो फार्मर्स थे, वो फूड ग्रेन्स को खरीदते थे हाई प्राइस में, और जो कैश क्रॉप्स था उसे वो सस्ते में बेचते थे, तो पेजेंट्स को क्या होने लगा? लॉस होने लगा। क्वेश्चन 29, व्हाट वाज शेकन ड्यू टू लैंड सेटलमेंट? आंसर इज स्टेबिलिटी ऑफ इंडियन विलेजेस एंड रूरल सेटअप ब्रोक अप। तो ये जो लैंड सेटलमेंट आए, महलवारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम एटसेट्रा, तो उससे किस चीज की नींव को कमजोर किया गया? तो जो इंडियन विलेजेस थे उनके स्टेबिलिटी को खत्म किया गया, और जो रूरल सेटअप था उसे ब्रेक किया गया। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी डू इन द मर्केंटाइल फेज फ्रॉम 1757 to 1813? आंसर इज दे यूज्ड पॉलिटिकल पावर टू मोनोपोलाइज ट्रेड एंड डिक्टेट बंगाल ट्रेडर्स। नाउ कह सकते हैं मर्केंटाइल फेज कब से कब तक चला? 1757 से लेके 1813 तक। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस फेज में क्या किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पॉलिटिकल पावर को यूज किया ताकि ट्रेड को मोनोपोलाइज किया जा सके, और जो बंगाल के ट्रेडर्स हैं उन्हें डिक्टेट करता था ईस्ट इंडिया कंपनी। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट डिड इन्फ्लेटेड प्राइसेस ऑफ गुड्स लीड्स टू? आंसर इज बकनियरिंग कैपिटलिज्म एंड आउटफ्लो ऑफ इंडियन वेल्थ। तो जो गुड्स था उनका जो इन्फ्लेटेड प्राइसेस था उससे क्या हुआ? तो बकनियरिंग कैपिटलिज्म को बढ़ावा मिला, एंड जो इंडियन वेल्थ थे उसका आउटफ्लो होने लगा। क्वेश्चन नंबर 32, हाउ वर बंगाल्स रेवेन्यूज यूज्ड? आंसर इज टू फाइनेंस एक्सपोर्ट्स टू इंग्लैंड। जो बंगाल से रेवेन्यू मिलता था उसे कैसे यूज किया जाता था? तो एक्सपोर्ट्स को फाइनेंस करने के लिए, जो कि इंग्लैंड भेजे जाते थे। क्वेश्चन नंबर 33, हाउ वाज इंडिया एक्सप्लॉइटेड in the industrial phase from 1813 to 1858? आंसर इज एज अ मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स। तो इंडस्ट्रियल फेज कब से कब तक था? 1813 से लेकर के 1858 तक। तो इस फेज में इंडिया को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता था? तो इंडिया को एज अ मार्केट एक्सप्लॉइट किया जाता था ब्रिटिश गुड्स के लिए, मींस ब्रिटिश गुड्स को लाके इंडिया में बेचा जाता था। इंडिया से क्या था? इंडिया से रॉ मटेरियल्स ले जाते थे ये लोग, एंड जो फिनिश्ड गुड्स था उसे फिर वापस लाके इंडिया में बेचते थे। नाउ क्वेश्चन 34, व्हाट डिड द एक्ट ऑफ 1813 अलाउ? आंसर इज वन वे ट्रेडिंग फेवरिंग ब्रिटिश इंपोर्ट्स। तो जो एक्ट ऑफ 1813 आया तो क्या अलाउ किया? वन वे ट्रेड अलाउ किया, जो कि ब्रिटिश इंपोर्ट्स को फेवर करता था। क्वेश्चन 35, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ एक्ट ऑफ 1813? आंसर इज इंडियन मार्केट्स फ्लडेड विद चीप मशीन मेड गुड्स। तो जो एक्ट ऑफ 1813 था उसका रिजल्ट क्या था? तो इंडियन मार्केट्स में जो चीप मशीन मेड गुड्स आते थे इंग्लैंड से, उसे इंडियन मार्केट में बेचा जाता था। सो इंडियन मार्केट्स वाज फ्लडेड विद चीप मशीन मेड गुड्स। क्वेश्चन 36, व्हाट हैपेंड टू इंडियन ट्रेडर्स इन द इंडस्ट्रियल फेज? सो दे लॉस्ट बोथ फॉरेन एंड होम मार्केट्स। तो इंडियन ट्रेडर्स का क्या हुआ इन द इंडस्ट्रियल फेज? तो फॉरेन मार्केट एंड होम मार्केट दोनों उनके हाथ से चले गए। Question 37, what were Indians forced to do in this phase, that is the industrial phase? So they exported raw materials and import finished goods. तो इंडियंस को किस चीज के लिए फोर्स किया जाता था इंडस्ट्रियल फेज में? तो जो रॉ मटेरियल है उसे वो एक्सपोर्ट करते थे, मींस रॉ मटेरियल्स इंडिया से जाता था इंग्लैंड, एंड वहां से जो फिनिश्ड गुड्स थे वो इंडिया आते थे। सो इंडियंस जो है रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे एंड फिनिश्ड गुड्स को इंपोर्ट करते थे। क्वेश्चन 38, व्हाट वाज इम्पोज्ड ऑन इंडियन गुड्स इन इंग्लैंड? आंसर इज हैवी इंपोर्ट ड्यूटी। इंडियन गुड्स पर इंग्लैंड में क्या इंपोज किया गया? हैवी इंपोर्ट ड्यूटी। मींस जितने भी रॉ मटेरियल्स इंडिया से जाते थे, या जो भी इंडियन गुड्स इंडिया से जाते थे टू इंग्लैंड, उन पे हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगाया जाता था। Question number 39, what did the British consolidate in the financial phase from 1860 onwards? Answer is their position in India.
नाउ फाइनेंशियल फेज कब से स्टार्ट था? 1860 से ऑनवर्ड्स। तो ब्रिटिश ने क्या कंसोलिडेट किया फाइनेंशियल फेज में? तो उन्होंने अपने पोजीशन को कंसोलिडेट किया इन इंडिया। क्वेश्चन 40, व्हाट वाज इंडिया टर्न्ड इनटू? सो इंडिया वाज टर्न्ड इनटू अ मार्केट फॉर ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। तो इंडिया किस चीज में टर्न कर गया? इंडिया उन लोगों के लिए एक मार्केट था जहां पे वो अपने फिनिश्ड गुड्स, चीप गुड्स लाके बेचते थे और इंडिया से वो रॉ मटेरियल्स ले जाते थे। उसके बाद रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया गया 1853 में। पोस्ट एंड टेलीग्राफ इंट्रोड्यूस हुआ 1853 में। बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ। फर्स्ट जो बैंक था दैट वाज द अवध कमर्शियल बैंक 1881 में। एंड टाटा आयरन एंड स्टील कब सेटअप हुआ? 1907 में। So now you can also follow the channel on Telegram and the link is in the description box. And जितने भी प्लेलिस्ट हैं उसको आप जाके चैनल के पेज पे देख सकते हैं या फिर लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, so go and watch it. Thank you so much for watching this video, and if you like the content then please do like, share and subscribe.